देश में इन दिनों राजनीति बहुत चरम पर है। केंद्र सरकार बहुत डेस्परेट है। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करना अपने आप में कई सवाल खड़ा कर जाता है। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों ये किया जाए? तरफ कांग्रेस ने भी बैंक फीस खाते को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता में आपके साथ ऋषभ राय। देश में इन दिनों राजनीति बहुत चरम पर है और चरम पे इसलिए है क्योंकि केजरीवाल एक तरफ गिरफ्तार हो चुके हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के बैंक खाता फ्रीज हो चुका है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जैसे ही चुनाव आता है विपक्ष के ऊपर कार्रवाई क्यों होने लगती है। आपको पता होगा कि देश में चुनाव काफ़ी तेजी से आगे आ चुका है। मतलब अब चुनाव का जो महीना है मात्र 1 महीने रह गए चुनाव में, और उस तरह चुनाव के दिन चुनाव का जहाँ की देश में आचार संहिता लग चुका है। इस दरमियान विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करना अपने आप में कई सवाल खड़ा कर जाता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाल में ही विपक्ष के नेता जो है अरविंद केजरीवाल, आप नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार इसलिए किया गया कथित शराब घोटाले के मामले में। हालांकि इसके पहले संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, चुनाव के पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ईडी बार बार समन भेजती है, जो कि समन भेजती है और उसका जवाब कोर्ट में दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर इतना चीज़ें है तो कांग्रेस के बैंक खाते क्यों सीज की जाती है? बैंक खाते पर पहले बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक क्रोनोलॉजी समझते हैं बीजेपी का। आपको बताते हैं कि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है और सत्ता पे काफ़ी है पिछले 10 वर्षों में। हाल में 2024 का चुनाव का इलेक्शन डेट का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता देश में लागू हो चुकी है, तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पे चीज़ें चालू हो गई। उस दरमियान देश में पहली बार एक ऐसा चीज़ें होता है जहाँ पे अपने आप चौंकाने वाली बात होती है। चौंकाने वाली बात ये होती है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि देश का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री प्रतिनिधि जो कि चुना जाता है दिल्ली की जनता, आम लोगों की जनता के सहयोग से, उसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर उसे उठा लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हो चुका है। हेमंत सोरेन से पहले इस्तीफा लिया जाता है, फिर जमीन घोटाले के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है। आपको बताते हैं ये सारी चीज़ का जो घटनाक्रम है पिछले 2 साल से चली आ रही है, 2 साल से चली आ रही है, लेकिन अभी तक क्या कुछ सबूत मिले आप अच्छे से जान रहे होंगे। केजरीवाल बोल रहे हैं कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है, बीजेपी का तोता हो चुकी है, यानी कि बीजेपी का साथ दे रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म कर रही है। इसके पहले भी आपको पता होगा देश के तमाम नेताओं के ऊपर शराब घोटाले का नाम आ चुका है, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बार संदेश दिया गया है और उन्होंने ये बात को बोला है कि हमने कोई घटित घोटाला नहीं किया है। जिस 100 करोड़ के घोटाले की बात की जा रही है, ईडी ने अभी तक उस पर कोई सबूत नहीं पाया। खैर, वो बात की होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत में या देश में डिक्टेटरशिप चालू हो गया या कि तानाशाही का पहला पड़ाव है? जब केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाता है तो केजरीवाल ने कोर्ट में ऐसा चीज़ें बोलते हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं। केजरीवाल ने कोर्ट में क्या दलील दी, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम आपको केजरीवाल की कोर्ट की वो दलीलें बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ जो उन्होंने बोला। देखो, केजरीवाल ने कोर्ट में बोला कि किसी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है, कि यानी कि जो शराब घोटाले का मामला आया है कोर्ट ने अभी तक कोई दोषी नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि ईडी ने 25 पन्नों की फाइल जमा की है, ईडी ने 25 पन्नों की फाइल जमा करी है और ये केस 2 साल पहले से चल रहा है जिसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है। अगस्त 2022 से सीबीआई ने केस को फाइल किया था, ECIR फाइल हुई थी, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर मुझे किस रेशियो पे, किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया है? न कोर्ट ने दोषी माना है, न मुझे दोष के आरोप में करार दिया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो दूसरी तरफ ईडी का क्या कुछ कहना है? ईडी ने बोला है कि वो पूछताछ के दौरान या दरमियान केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल का सामना दीपक चमोला से कराया जाए, जो कि गुजरात जो कि गोवा के वो रहने वाले हैं, उनका भी उनसे सामना कराया जाए, तब ये शराब घोटाले का क्या सच है वो पूरा सामने आएगा। तीसरी बात, ईडी ने ये जो बात बोली है कि केजरीवाल से पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, जो कि अभी तक नहीं मिल रही है।
केजरीवाल की दिए गई जानकारी से यानी कि उनके जो जवाब है उससे हम संतुष्ट नहीं है। चौथी बात, वो अपना ITR साझा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है यानी कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम पहलुओं पे चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारी ये रिपोर्ट। कल दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड की बहस चल रही थी तो ईडी के वकील ASG SV राजू जी ने अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। कल SV राजू जी कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की जरूरत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया। ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था, वो फोन ईडी को नहीं मिला है, वो फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। अब केंद्र सरकार बहुत डेस्परेट है, ये चुनाव हार रहे हैं। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़ें जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैदान में और कोई ना हो, सब लोग जो हैं जेल में हो, अकाउंट फ्रीज हो। इस तरह से नहीं चलता। पूरा दुनिया आज भारत सरकार के ऊपर थू थू कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है कि आपने भारत के प्रजातंत्र को क्या बना दिया। कहां भारत एक महान प्रजातंत्र के लिए जाना जाता था और आज केंद्र सरकार ने हमें इस स्तर तक पहुंचा दिया है। तो सुना है आपने, हमारी इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा। जहां एक तरफ सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे पड़े हैं, सरकार से दो हाथ करे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कैंग खीस खाते को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जहां पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत तमाम एक एक सवाल दागे हैं और उनसे एक एक करके सवाल को पूछा है। जहां उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने बैंक खाते फीस का मामला उठाते हुए बोला कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। हमारे यहां पर जो डिमांड रेज करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि 5 साल पहले कुछ डायरीज जो हैं चलानी डायरीज के नाम से रिकवर हुई थी। उन डायरीज के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जिसके बेसिस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सारी डिमांड रेज करी गई। अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स। येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिव कुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों यह किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे मुख्य प्रश्न इस बात पे हम लोग उठाना चाहते हैं, टाइमिंग पे। ये 2019 के अंदर ये डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है, क्यों। दूसरी सबसे बड़ी सवाल, अगर विपक्ष के नेता को चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो लड़ेगा कौन भाई। ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। तो इन तमाम पहलुओं को हमें देखना और समझना पड़ेगा, जो कि हम एक एक चीज को समझेंगे और दिखाएंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ मसला है। इसके पहले हम आगे बढ़े, पवन खेड़ा का ये बयान सुनिए। तो सुना है यहाँ पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, जहां उन्होंने एक एक करके सरकार पे ऐसे निशाना साधा कि जहां पे लोगों को सोचना मजबूर हो जाएगा। ऐसी तमाम चीजों के लिए हमें देखते रहिए, फॉलो जरूर कीजिएगा, देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता। नमस्कार, मैं ऋषभ राय।